हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज फिर कुछ एक क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं हमारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक अ वाइज मैन वंस सेड दैट यूथ इज अ डिजीज दैट मस्ट बी बोर्न विद पेशेंस। अब आप ये चीज देखिए, यहाँ पर ये बॉर्न है, ठीक है, और बॉर्न विद पेशेंस B+V3 आपको दिया हुआ है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे तो आप भी लगाइए समय इसको सॉल्व करने में। 1-2 मिनट का समय आप लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं आपको इसका आंसर अभी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। देखिए B+V3 दिया हुआ है, मस्ट बी बॉर्न है ना ये, तो इसका मतलब कि पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब आपको क्या मिली है, बॉर्न यहाँ पर मिली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो असल में है क्या, इसको अगर आप एक्टिव वॉइस बना के देखोगे ना, तो इसका एक्टिव वॉइस ये बनना चाहिए। मतलब इसका अगर मैं एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो ये बनेगा वी मस्ट द यूथ इज अ डिजीज दैट मस्ट बी बोर्न विद पेशेंस, ये बना। तो इसका अब मैं अगर एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, वी मस्ट बेयर यूथ विद पेशेंस। इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस ये बना। अब जरा आप सोचिए कि क्या इसका ये एक्टिव वॉइस सही है। इसका ये एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस से अगर ये मैंने एक्टिव वॉइस बनाया तो ये गलत है। गलत होने का कारण क्या है, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो बेयर जो वर्ब है ना, बेयर एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर इसका खुद का तो कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमें क्या करना है, अब इस बेयर के साथ में आपको विद लगाना होगा। वी मस्ट बेयर विद यूथ विद पेशेंस। अब आप कहोगे बेयर विद क्यों किया, क्योंकि बेयर विद जो होता है इसका मतलब होता है सहन करना या फिर डील करना, ठीक है। बेयर विद इसका मीनिंग क्या रहता है, सहन करना। अकेला बेयर नहीं आएगा इसमें। तो जब आप, असल में इसका एक्टिव वॉइस ये होना चाहिए था, वी मस्ट बेयर विद यूथ विद पेशेंस, के यूथ को किस तरह से हमें डील करना चाहिए, पेशेंस के साथ। या फिर मैं लिख दूं पेशेंसली, सॉरी पेशेंटली। पेशेंटली लिखो या विद पेशेंस लिखो, बात एक ही है, दोनों ही एडवर्ब्स हैं। तो इसका सही आंसर पता क्या बनेगा, हालांकि आप में से कईयों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, जचेगा नहीं वो मीनिंग रहेगा। अ वाइज मैन वंस सेड दैट यूथ इज अ डिजीज दैट मस्ट बी बोर्न विद पेशेंस। अब अगर आप इस आंसर को जचाना चाहते हो ना तो आप ऐसे लिख दो, मस्ट बी बोर्न विद पेशेंटली। विद पेशेंस की जगह आप ये लिख दो, लेकिन एग्जाम में आया ही ऐसे था, दो बार विद आएगा। दो बार विद क्यों आया, एक तो ये आ गया बेयर विद। बेयर विद का मतलब सहन करना, कैसे सहन करेंगे, विद पेशेंस सहन करेंगे। ये इसका आंसर बनेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो इसका क्या बनेगा, एक सेंटेंस ये इस तरह से बन जाएगा, यूथ मस्ट बी बेयर विद पेशेंस। यूथ मस्ट बी, मस्ट बी बॉर्न कर दो, मस्ट बी बॉर्न विद पेशेंस, ये बनना चाहिए इसका, है ना। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसको आप लोग नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट में कहता है, अ फिलोसोफर सेड कैन वी एवर नो व्हाट हैपेंस विद अस आफ्टर डेथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये जो वर्ब होती है ना, नो, नो होती है स्टेट ऑफ माइंड। ये है स्टेट ऑफ माइंड। किसी चीज को हम जानते हैं नहीं जानते, तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन देखो, स्टेट ऑफ माइंड का मीनिंग आपको बताता हूँ, पता होना, ठीक है। पता होना ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये नो हो गया। लेकिन पता करना जो होता है ना, पता करना, वो नो नहीं लिखते अपने, वो अपने क्या लिखेंगे, गेट टू नो। या फिर आप इसको लिख सकते हैं फाइंड आउट। और आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है, अ फिलोसोफर सेड कैन वी एवर नो व्हाट हैपेंस विद अस आफ्टर डेथ, क्या कभी हम ये पता लगा पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस का सेंस ये पता लगाने की बात कर रहा है वो। तो इसको आप कैसे सही करेंगे, नो नहीं आएगा, कैन वी एवर
गेट टू नो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कैन वी एवर फाइंड आउट, ये दो आंसर बनेंगे, कैन वी एवर फाइंड आउट या फिर कैन वी एवर गेट टू नो, दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लगा सकते हैं। कैन वी एवर गेट टू नो या फिर कैन वी एवर फाइंड आउट, क्योंकि नो जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है और स्टेट ऑफ माइंड के लिए आपको ये इस तरह से यूज नहीं करना है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में, नोट भी कर लिया होगा। थर्ड देखिए, सिंस हिज ज्वाइनिंग द सिंस हिज ज्वाइनिंग द आर्मी, ये कॉमा इधर नहीं आएगा, सिंस हिज ज्वाइनिंग द आर्मी एवरी अदर कैंडिडेट इज आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रेपरेशन। अब एक चीज मैं आपको और अच्छी से बताता हूं कि दो हमारे पास में प्रीपोजिशंस हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होती है। एक तो मैं लिख देता हूं सिंस या फोर, सिंस या फोर के साथ में अगर मैं कोई इवेंट लिख दूं या फिर मान लीजिए मैं कोई टाइम लिख दूं, इवेंट या टाइम, तो फिर ये आपको हाउ लॉन्ग का जवाब देगी। किसका जवाब देगी भाई? हाउ लॉन्ग का। और हाउ लॉन्ग जो होता है वो एक ड्यूरेशन होती है, या फिर आप कह दो पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है भाई? ये ड्यूरेशन है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और एक होता है जब आप इन, ऑन और एट के साथ में जब आप टाइम लिखते हो, ये क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो भाई दोनों में फर्क है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो तो शॉर्ट टर्म एक्शन होता है, उसके साथ आप बी प्लस आई एन जी लिख सकते हो। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम होता है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसके साथ में आप बी प्लस आई एन जी नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना होगा इसमें? हैव बीन आई एन जी। तो कहता सिंस ही इज ज्वाइनिंग द आर्मी एवरी अदर कैंडिडेट हैज बीन आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रेपरेशन। यहां पर ये आ जाएगा, हैज बीन आस्किंग हो जाएगा। ये हैज बीन आस्किंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है some of my friends did not like to wait for the answers. Some of my friends did not like to wait for the answer. देखो, लाइक के बाद, लाइक के बाद या तो टू प्लस V1 का यूज किया जाता है अगर आप वर्ब की बात करें, या फिर लाइक के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ये दो आपके पास में चॉइसेस होती है कि आप टू प्लस V1 लगाएं या फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत है ना, डिपेंड करता है। अब इसके अंदर चीजें थोड़ी सी डिपेंड करती है कि ये कौन सी चीज आपने लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। तो जब सेंटेंस में सॉरी प्रेफरेंस या फिर जनरल सेंस, प्रेफरेंस या फिर जनरल सेंस की बात जब भी आती है तो लाइक के बाद में टू प्लस V1 आता है। लेकिन अगर अपने किसी वन टाइम इवेंट की बात करें या फिर मैं कह दूं कोई स्पेसिफिक इवेंट की बात की जाए, तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। कैसे? जैसे यहां पर देखिए वो कह रहा है कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक, ये डिड है, V2 है, मतलब ये कोई यहां पर स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है। डिड नॉट लाइक टू वेट, इसकी जगह पे डिड नॉट लाइक वेटिंग, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक इवेंट है कि उनको भाई पसंद नहीं आया था उस समय में ज्यादा इंतजार करना। ठीक है, यहां पर वेटिंग आ जाएगा, नोट कर लो इसको भी आप। My brother does not mind anything as long as you disagree him. वो अपने भाई के बारे में बता रहा है कि मेरा भाई जो है does not mind anything as long as you
डिसएग्री विद हिम। असल में यहाँ पर एज लॉन्ग एज नहीं आएगा, यहाँ पर अनटिल आएगा। क्यों आएगा अनटिल? कहता कि मेरा भाई जो है वो तब तक बुरा नहीं मानेगा जब तक कि आप उससे सहमत हो या फिर आप उससे डिसएग्री नहीं करते हो। अच्छा, इस सेंटेंस को एज लॉन्ग एज वाले में कैसे लिख सकता था मैं? अगर ऐसे लिखता तो माई ब्रदर डज नॉट माइंड एनीथिंग as long as you agree him। पॉजिटिविटी के अंदर आप एज लॉन्ग एज का यूज कीजिए और नेगेटिविटी शो करने के लिए अनटिल का यूज कीजिए, और दोनों ही टाइम के बारे में बताते हैं। अनटिल का मतलब ये होता है कि दो इवेंट है, मान लो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दूसरा शुरू नहीं होगा, तो ये यहाँ पर हम यूज करते हैं अनटिल। समझ रहे हो इस चीज को कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दूसरा शुरू नहीं होगा। एज लॉन्ग एज होता है कि जब तक ये हो रहा है तब तक ही ये होगा, जब दो पैरेलल हैं, ये एज लॉन्ग एज हो गया। ये है चीज भाई इसके अंदर, अनटिल और एज लॉन्ग एज के अंदर एक नेगेटिविटी बताता है और एक पॉजिटिविटी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन द लॉ विल अफेक्ट नियरली ईच सिटीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ईच और एवरी वाला जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या फर्क है दोनों में। जो ईच होता है, अगर मैं ईच की बात करूं, ईच आप जब भी यूज करेंगे तो वो ईच और अपने पास है दूसरा एवरी। ईच जब भी आप यूज करते हैं तो वो स्पेसिफिक केस के अंदर यूज होता है। स्पेसिफिक केस से मेरा मतलब है कि जब आप एक एक को इंडिविजुअल को जब आप वहां पर बता रहे हैं, एक एक के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि ईच प्लेयर प्लेड वेल। अब यहाँ पर वो उन 11 प्लेयर्स की बात कर रहा है कि वो जो 11 प्लेयर्स थे वो बहुत ही अच्छा खेले। ईच प्लेयर्स प्लेड वेल, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक कह दो या फिर मैं इसको और सरल भाषा में कहूँ तो ये डेफिनेट चीजों के बारे में आपको बताता है। कौन भैया? ईच। ईच आपको डेफिनेट चीजों के बारे में बताएगा, जबकि एवरी जो होता है, एवरी यूजुअली आप जनरल सेंस के अंदर यूज करते हैं। जनरल सेंस से मेरा मतलब क्या है कि जब हम किसी को किसी पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी पर आप दबाव नहीं दे रहे हो, तो वहां पर अब जैसे इसमें तो टीम, एक टीम के प्लेयर की बात करें, ईच प्लेयर ऑफ द टीम, या ईच प्लेयर अगर आप ऑफ द टीम ना भी लिखो तो भी अंडरस्टूड है कि किसी एक टीम के 11 प्लेयर्स की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं एवरी लिख देता हूं, एवरी प्लेयर प्लेड वेल, तो इसके अंदर सभी प्लेयर्स की बात हो गई। मान लो कि 12 टीम्स जो आई थी, उन सभी टीम के सभी प्लेयर्स ने अच्छा खेला था, तो इसके अंदर ये जनरल सेंस के अंदर यूज होता है, ये सभी की बात कर देता है, ओवरऑल सब आ जाते हैं इसमें। और अगर आप ऐसे शब्दों का यूज करते हो, नियरली, ऑलमोस्ट, तो ये स्पेसिफिक को नहीं बता सकता, ये जनरल को ही बताएगा। नियरली और ऑलमोस्ट के साथ में आपको हमेशा एवरी का यूज करना होता है। ठीक है, इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। Most of the members have not accepted to pay the annual subscription। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको दो बातें और समझनी होगी। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं, he did not blank the offer, और he did not to go there। अब दोनों में मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। एक तो है एक्सेप्ट
और एक मान लीजिए मैं कहता हूं आपको एग्री। दोनों में से कौन सा आएगा? एक्सेप्ट और एग्री में से कौन सा आएगा इसके अंदर? तो आप इसको हमेशा ऐसे याद रखो कि जो एग्री होता है ना, आप 2+v1 के साथ में हमेशा एग्री का यूज किया करो। जब भी 2+v1 आपको मिलता है तो उसके साथ में एग्री का यूज करो, क्योंकि 2+v1 अभी होने वाला इवेंट होता है और एक्सेप्ट के साथ आप इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं आप, है ना। क्या है कि एग्री के साथ में 2+v1 का यूज इसलिए होता है क्योंकि 2+v1 अभी होने वाला इवेंट है, और कोई चीज हुई है या फिर नहीं हुई है उसके साथ अगर आप उससे एग्री करते हो तो 2v1 आएगा, अगर आप नहीं करते हो तो फिर उसके साथ आप रिफ्यूज करो, ठीक है। और अगर कोई आप एक्सेप्ट का यूज करते हो, एक्सेप्ट दी ऑफर, कि ऑफर आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अगर जैसे कोई होता है ना कि बात माननी हो कि आपने ऐसा किया था, तो वो एडमिट होता है, एडमिट गोइंग देयर, ठीक है। एक्सेप्ट टू गो देयर, एडमिट गोइंग देयर, सॉरी एग्री टू गो देयर, एग्री टू गो देयर, एडमिट गोइंग देयर, और एक ये जो एक्सेप्ट है इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा दो। आप तो सिंपल सी बात ये वाली याद रखो, 2+v1 आ गया तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पर एग्रीड हो जाएगा, एग्रीड टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये बन जाएगा इसके अंदर। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब क्या रहता है, आप इसको सीधा सा याद रखिए, ये रिसीव करना होता है, इसका मतलब रिसीव करना, किसी ना किसी चीज को तो ऐसे रिसीव करेंगे ना। एग्री जो होता है ना, उसके बाद में 2+v1 इसलिए आता है क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? टू चेंज वंस माइंड, टू चेंज वंस माइंड, ठीक है। अभी वो अपने माइंड को चेंज करेगा, अभी वो एक्शन हुआ नहीं है, वो उस एक्शन को कंप्लीट करेगा, आप ऐसे लिख लीजिए। और क्योंकि एग्री जो है वो टू चेंज वंस माइंड के लिए यूज होता है, तो उसके साथ में आप 2+v1 लगाइए, ठीक है। हाँ जी। As soon as the watchman had seen the thieves, he called the police. बताइए क्या आएगा इसका आंसर, सोचिए इसको। As soon as the watchman had seen the thieves, he called the police. देखो दो एक्शन है, दोनों पास्ट के हैं, ये वाला थीव को देखना और कॉल करना। तो हम लोग ऐसे पढ़ते होते हैं कि दो अगर पास्ट के एक्शन है, उन दोनों पास्ट के एक्शन के अंदर अगर एक फर्स्ट एक्शन है तो उसके साथ में हैड प्लस v3, जो सेकंड एक्शन है उसके साथ में आप v2 का यूज करें। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, अगर वो दोनों एक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इस बात को समझना, अगर दोनों एक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, साइमल्टेनियसली अगर वो काम हो रहा है, तो आप दोनों के अंदर v2 का यूज करो। अगर वो दोनों एक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है तो आप एक में लगाइए हेड प्लस v3 और एक में लगाइए आप v2। जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हेड प्लस v3 होगा अगर वो कनेक्टेड नहीं है। जैसे इसके अंदर मैं बात करूं, क्या ये कनेक्टेड है एक्शन? बिल्कुल है। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं जैसे ऐसे कह दूं कि अगर पास्ट में सेम टाइम फ्रेम के अंदर अगर एक्शंस होने पर, देखो पास्ट में अगर सेम टाइम फ्रेम में ये काम हो रहा है ना, पास्ट में सेम टाइम फ्रेम में एक्शंस के होने पर आप देख लो, क्या ये सेम टाइम फ्रेम में नहीं हो रहे? एज सून एज द वॉचमैन हैड सीन द थीव्स ही कॉल्ड द पुलिस। मतलब अगर मैं इसको वैसे देखें कि भाई जैसे ही उसने देखा और उसने पुलिस को बुला लिया, है ना। और फिर मैं ये कह दूं कि दोनों का, या फिर मैं कह दूं एक का, दोनों का तो नहीं, एक का दूसरे पर डिपेंडेंट होना, इस केस में क्या होता है, दोनों एक्शंस सिंपल पास्ट में होंगे। अब आप देख लो कि एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रहे हैं,
और इनका एक्शन का फ्रेम भी बिल्कुल एक ही है। ये नहीं है कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, वहां पर सेम टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है। ट्रेन पहले निकल चुकी थी, हो सकता है कि 1 घंटे पहले निकल चुकी हो सकता है कि 10 दिन पहले निकल चुकी हो, वो सेम टाइम फ्रेम में नहीं है। और मेरे आना और ट्रेन का निकलना एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है। ये चीज समझ रहे हो ना, अगर दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पर तो दोनों का टेंस सेम होगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, वो सेम टाइम फ्रेम में होने चाहिए। ये दोनों सेम टाइम फ्रेम में है, ट्रेन का निकलना मेरा पहुंचना सेम टाइम फ्रेम वो नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपने हैड सीन की जगह सॉ कर दो। एज सून एज द वॉचमैन सॉ द थीव्स ही कॉल्ड द पुलिस, ये बनेगा इसका आंसर। तो कैसे लगे आज के कंसेप्ट्स आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ी मेहनत से इधर उधर से नकल मार के क्वेश्चंस इकट्ठे कर रहा हूं मैं, और कुछ एक चेंजेस भी किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट के साथ में। लाइक शेयर का काम तो करते रहिए, सब्सक्रिप्शन भी बढ़वा दीजिए, मेरी तो यही फीस है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।